नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी वीडियो है, जो कि पहली वीडियो में आपको डाल चुका हूं, वो सिलेबस से रिलेटेड थी। और आज भारत के संवैधानिक इतिहास यानी भारत के जो संविधान का विकास हुआ वो किस क्रम में हुआ उसे पढ़ने वाले हैं, और इसकी भी दो पार्ट में वीडियो होंगी। एक पार्ट पहला आज है, ये कहाँ तक होगा, ये भारत परिषद अधिनियम 1892 तक होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से स्टार्ट होगी और भारत के स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि फिर उसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ तब तक की हम उस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो होगी वो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होगी और भारत परिषद अधिनियम 1892 तक जाएगी। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप वीडियो को देखें और उन्हें अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। फिर उसके बाद फिर 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। उसके बाद से फिर बंगाल में द्वैत शासन चला था। द्वैत शासन मतलब प्रशासनिक शासन कोई और चलाता था और रेवेन्यू कोई और जनरेट करता था। तो इसके अंतर्गत द्वैत शासन चला 1772 तक। फिर उसके बाद एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो सारा शासन था, द्वैत शासन ना रहकर अब पूरा शासन कंपनी के हाथ में आ गया। तो उसी के क्रम में वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे नियामक कानून भी बोलते हैं। और अगर बात करें उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज कि जो बंगाल का गवर्नर था द्वैत शासन के दौरान, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए अंतर क्या था, पहले जो भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक तो बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर होते थे। इन्हें अब क्या काम करा कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों का एक गवर्नर बना दिया, उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का प्रमुख कर दिया उसे। तो ये हो गई गवर्नर जनरल की बात। जैसा मैंने आपको बताया, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वो बंगाल के अधीन कर दी गई, यानी कि अब कानून बनाने का अधिकार इन तीनों पर किसको था, बंगाल के गवर्नर जनरल को था। अब इसके बाद अगर देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी होती थी, जो शासन चलाती थी, उसकी अवधि 1 से 4 वर्ष तक कर दी गई। समझ में आया, 1 से 4 वर्ष तक इसकी अवधि कर दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में यानी 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उसके जो पहले प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बिना लाइसेंस के व्यापार खत्म कर दिया, यानी अब लाइसेंस जरूरी था व्यापार करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट थे इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित। अब बात आती है 1781 में एक एक्ट आया, उसे संशोधात्मक एक्ट बोलते हैं, इसी में 1773 में। तो इसमें क्या था, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसकी अधिकारिता से अलग कर दिया गया। अर्थात क्या था कि जो गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाता या फिर कोई भी डिसीजन लेता, अब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी कि अब वो न्यायालय, उसका क्या हो गया, वो न्यायालय से कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए, यानी न्यायालय उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, उसकी जांच भी नहीं कर सकता था। तो ये 1781 का संशोधात्मक एक्ट था। इसके बाद बात आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके लगभग 11 साल बाद एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल, इन दोनों की स्थापना की गई। अब नियंत्रक मंडल जो था वो राजनीतिक था, यानी कि जो राजकाज से संबंधित जो फैसले लेता था वो नियंत्रक मंडल, और व्यापारिक जो फैसले लेते थे वो निदेशक मंडल लेता था। अब इसमें नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होते थे और ये भी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब देखिए कंपनी का शासन जो चलाया जाता था अब 2 तरीकों से चलाया जाने लगा। नंबर 1, निदेशक मंडल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। निदेशक मंडल को क्या बोलते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दूसरा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड। जो निदेशक मंडल था वो व्यापारिक मामले देखता था और नियंत्रण बोर्ड था यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो राजनीतिक मामले देखता था। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। यहाँ से गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, परिषद जो कानून बनाती थी, गवर्नर जनरल था, और उसकी जो परिषद थी उसकी संख्या जो थी 4 से कम करके 3 कर दी गई, यानी अब गवर्नर जनरल की परिषद में केवल 3 ही सदस्य थे। कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कंपनी के पहले कर्मचारी थे वो उपहार के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे, यानी किसी से अगर उन्हें घूस लेनी थी, घूस को वो उपहार दिखा देते थे। तो इस तरह से
कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे कि घूस लेना कम हो जाए। फिर भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, जितने भी कंपनी के शासन में के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे भारत के अंतर्गत, पूरे भारत पर तो उसका कब्जा हुआ नहीं था, तो जिस क्षेत्र में जो उस पर कंपनी का शासन था उसी को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी पहली बार ब्रिटेन के आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब बात आती है नेक्स्ट 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने प्रचार करने की और अपने धर्म प्रचार, किस चीज़ का, अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, यहाँ लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराना, धर्मांतरण कराना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। किसका? ईसाई मिशनरियों का। नंबर 2, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति, यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इस पर तो कंपनी का एकाधिकार था, यानी कि इस क्षेत्र में आकर ब्रिटेन से कोई भी कंपनी इन्हें कंपीट नहीं कर सकती थी, यानी इन पर एकाधिकार इनका था। लेकिन इसके अलावा जितने भी व्यापार थे उन व्यापार में कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आकर व्यापार कर सकती थी, लेकिन चीन और चाय का व्यापार जो था वो अभी भी कंपनी के हाथों में ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि 1800 किस चार्टर अधिनियम के तहत जो चीन और चाय का व्यापार था उसे छोड़कर सारे व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे कंपनी के। ठीक है। नंबर 2, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक का खर्च करने का उपबंध भी किया गया। पहली बार कब? 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब कलकत्ता, मद्रास, बंबई द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है, यानी कि जो भी कानून कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी बनाते थे उनका अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा करना अनिवार्य होगा, यानी उनके अंडर पहले कानून को देखना था। अब आती है बात अगले कानून की, वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। नंबर 1, जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जितने भी क्षेत्र थे भारत में, धीरे धीरे ब्रिटिश शासन बढ़ रहा था, तो पूरे भारत पर लगभग कब्जा हो रहा था ब्रिटेन का, तो इसीलिए अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था पहले, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी केंद्रीकरण की तरफ शुरुआत थी ये। एक तरह से केंद्रीकरण कर दिया गया भारत में शक्तियों का। फिर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल अब बंगाल का था वो भारत का बन गया, तो वो कानून भी अब पूरे भारत के लिए ही बना सकता था। नेक्स्ट है, नियंत्रक मंडल कानून को निरस्त कर सकता था। नियंत्रक मंडल में बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की जो राजनीतिक मामले में डिसीजन लेता था, वो अब इन कानूनों को निरस्त कर सकता था। नंबर 4, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन के साथ खत्म कर दिया गया, यानी अब इस वर्ष 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया, वो 1813 के चार्टर अधिनियम में जो 2 चीजें छोड़ दी गई थी, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आकर चाय का व्यापार भी कर सकती थी भारत में और चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी। ये व्यापार एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए। अब 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई। तो आपको ये पूछ सकता है कि 1834 में कौन सा आयोग स्थापित किया गया, यानी गठित किया गया, तो वो मैकाले आयोग था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित। दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम 1843 ईस्वी में दास प्रथा के विरुद्ध अधिनियम लाया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा कानून 1829 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा कानून लाया गया। राजा राम मोहन राय की भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। गवर्नर जनरल को बजट बनाने का अधिकार, अब भारत का जो बजट था उसे किसे गवर्नर जनरल बजट बना सकता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे संबंधित 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित। अब नेक्स्ट बात आती है 1853 का राजलेख, यानी कि 1853 का ही चार्टर एक्ट बोल सकते हैं इसे। इसमें विधि निर्माण, यानी विधि का मतलब कानून के निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पर एक विधान परिषद की स्थापना पहली बार की गई जिसमें 12 मेंबर हो सकते थे जो भारत के लिए कानून बना सकते थे। तो ये पहली बार यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। जो कि बंगाल का पहले गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अब बंगाल का शासन देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही बड़ा एरिया था, तो इसी सुगमता बनाने के लिए, शासन की सुगमता बनाने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को खत्म करने का अधिकार। इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटेन
का जो शासक था यानी ब्रिटेन के जो राजा थे, जो ब्रिटिश संसद थी, उसको शासन खत्म करने का अधिकार से मतलब क्या है, अब वो पूरी तरह से कंपनी को यहाँ से निकालना चाहते थे और भारत पर अपना शासन लाना चाहते थे। यानी जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तक वो शासन कर रही थी भारत पर, तो उनका जो अब मुख्य उद्देश्य रह गया वो ये था कि किसी तरह से कंपनी को निकाला जाए और खुद शासन वहाँ पर संभाल लिया जाए। तो यहाँ से एक शुरुआत होती है, बस एक मौका ढूंढ रहे थे जो कि 1857 की क्रांति इस मौके को लेकर आती है। नेक्स्ट है निदेशक मंडल की संख्या 24 से 18 कर दी गई। निदेशक मंडल जो मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कब स्थापित हुआ था ये आप सभी को पता है, उसमें जो संख्या थी सदस्यों की वो 24 से 18 कर दी गई। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, यानी शामिल नहीं किया गया लेकिन एक बात रखी गई कि पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को भी मौका दिया जाए। ये था आपका 1853 का अधिनियम। अब बात आती है भारत शासन अधिनियम 1858 की। 1857 में भारत में क्रांति हुई और उसके बाद कंपनी का शासन ब्रिटेन की संसद द्वारा खत्म कर दिया गया। अब सीधा कंपनी का शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटेन की संसद में। नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को जो बनाए गए थे पहले, इनको खत्म कर दिया गया। दोनों को, राजनीतिक मामले वाले और व्यापारिक मामले वाले दोनों कंट्रोल जो ये थे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको खत्म कर दिया गया। अब एक नया पद बनाया गया जिसे बोलते हैं सचिव। एक सचिव का पद बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। जो भारतीय परिषद थी, जो 12 मेंबर से जो अभी बात की थी 1853 में, अब एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए थे और 7 सदस्य निदेशक मंडल द्वारा। तो ये आपके 15 मेंबर्स यहाँ से होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय। कब से, 1858 ईस्वी से। और पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतिम गवर्नर जनरल भी और पहले वायसराय भी। अब ब्रिटिश मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी अब कंपनी का कोई शासन नहीं रहा। अब ब्रिटिश संसद ही भारत में शासन सत्ता संभाल चुकी थी और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। जो बहादुर शाह जफर थे द्वितीय, उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और मुगल सम्राट का पद खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत का सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जो सचिव का पद बनाया गया था, वो सचिव अब जितने भी भारत में कार्य किए जा रहे थे, राजनीतिक या फिर जो भी व्यापारिक मामले थे, उन सब के लिए वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। अब नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1861। अभी हमने 1858 तक बात की, अब आता है 1861 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत परिषद को स्थायी सदस्य बना दिया गया, यानी अब भारतीय परिषद जो थी, जो कानून बनाती थी, उसे स्थायी बना दिया गया। विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रारंभ किया गया, यानी कि जैसे आज के समय में रेल मंत्रालय अलग होता है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय जितनी भी अलग अलग हैं, पहली बार ये यहाँ पर लाए गए। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो जो सिस्टम शुरुआत की गई थी, वो भारत शासन अधिनियम 1861 से शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति जो है भारत का, वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का सदन नहीं चल रहा होता है तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। जब तक वो सदन नहीं चलेगा तब तक ये कानून के रूप में कार्य करता है। तो इसी तरह से गवर्नर जनरल भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति इन्हें प्राप्त हुई कब, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया, जो कि कानून बनाने के लिए बनाई गई थी। विधान परिषद आप सभी जानते हैं, भारत परिषद बोलते थे जिसे। उसमें इन तीनों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को उसमें क्या किया गया, मनोनीत किया गया कैनिंग के द्वारा। अब इस अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। जैसे आप सभी जानते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को एक कर दिया गया था बंगाल गवर्नर के जनरल के अधीन। लेकिन इस वर्ष इन दोनों बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को इनकी विधायी शक्तियां वापस लौटा दी गई। अब ये अपने विषयों पर अपने कानून बना सकती थी। तो यानी कि एक विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पर की गई 1861 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं 1773 ईस्वी से लेकर लगभग
53 ईस्वी तक केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। आपने देखा होगा, पहले बंगाल का गवर्नर अलग था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो एक तरह से केंद्रीकरण की शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। ये आज का लास्ट है। इसके बाद हम 1909 से पार्लियामेंटो अधिनियम पढ़ेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं अगली स्लाइड में। तो इस भारत परिषद अधिनियम 1892 की क्या विशेषता है? परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। जो बजट पेश होता था भारत परिषद के द्वारा, उस पर भारतीयों को, जो भी भारतीय सदस्य थे, जो अभी मनोनीत किए गए थे, आपने देखा था 3 थे वहां पर पहले मनोनीत किए गए, इस तरह से जितने भी वहां भारतीय थे उन्हें वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि वो सीधे एक तरह से फॉर्मेलिटी थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या को बढ़ा दिया गया, और केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य रखे गए। जो विधान परिषद मैंने जो बताया था आपको कानून बनाने वाली थी, उसमें न्यूनतम 10 मेंबर्स और मैक्सिमम 16 मेंबर्स। तो आपको ये याद रखना है इसमें 1892 के भारत शासन अधिनियम से। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे तो आप वो जान लें। नंबर 1 पार्लियामेंटो अधिनियम, इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, भारत शासन अधिनियम 1935 और क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल वो भी स्वतंत्रता से पूर्व, फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ये वीडियो होगी हमारी जो हम नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।